ठीक है, रूल ऑफ डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होता है, रूल ऑफ डबल जियोपार्डी क्या होता है, और विच आर्टिकल इसके बारे में बात करता है, कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। रूल ऑफ डबल जियोपार्डी कहने का मतलब ये है कि एक ही क्राइम के लिए बार बार सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, 20 क्लॉज 2। 20 क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज, ठीक है, समझ में बात। 20 क्लॉज 2 डबल जियो पार्टी की बात करता है ना, कि भाई रूल ऑफ डबल जियो पार्टी मतलब एक क्राइम के लिए एक ही सजा मिलेगी आप। ठीक है, यानी कि एक इसका एग्जैक्टली जो मैं मतलब बताऊं आपको, इसका मतलब होता है नो पर्सन, है ना, नो पर्सन, ध्यान से सुनना इसको, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड एंड punished for the same offense, for the same offense more than once, more than once। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, मोर देन वंस कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति प्रोसिक्यूटेड। अच्छा ये ध्यान रखना, दो लाइन, एक दो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है प्रोसिक्यूटेड और एक दिया हुआ पनिश्ड, है ना, एक दिया हुआ प्रोसिक्यूटेड और एक दिया हुआ पनिश्ड। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब पनिशमेंट तो दो बार नहीं मिल सकती है, ठीक है, प्रोसिक्यूट भी दो बार नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए। प्रोसिक्यूट का मतलब है उसके ऊपर कार्रवाई, उसके ऊपर जो केस है वो भी दो बार नहीं चलाया जा सकता है, एक बार चला दिया, दो बार नहीं चलाया जा सकता। बात समझ में आ रही है, एक बार चला दिया, दो बार उस केस को, उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए। तो पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती और प्रोसिक्यूट भी दो बार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं मैं आपको, कि सपोज करो एक व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया गया गोल्ड की स्मगलिंग के लिए, है ना, और उसको गोल्ड ले जाने के आरोप में उसको सजा मिली है, फाइन दिया है मजिस्ट्रेट ने उसको, है ना, और उसको मान लो 50,000 रुपये या 20,000 रुपये उसको फाइन देना पड़ा। ठीक है, फाइन देना भी एक तरह से सजा ही है। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल उसको पनिशमेंट मिल रही है ना। तो गोल्ड उसको ले जा रहा था, ज्यादा ले जा रहा था या कहीं गैर कानूनी तरीके से ले जा रहा था, तो उसको मान लो फाइन वाइन देना पड़ गया। ठीक है, अब वो अब वो क्या हुआ कि वो वहां से निकला और दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंचा, वो दूसरी जगह पे, वहां पे उसको फिर पकड़ लिया किसी ने, है ना, और फिर पकड़ लिया जबकि उसको सब कुछ वो फाइन भर के आया हुआ था, है ना, फिर दोबारा से पकड़ लिया एयरपोर्ट पे, है ना, एयरपोर्ट पे दोबारा पकड़ लिया और दोबारा से उसकी जांच पड़ताल करने लगा। अब वो जो जो वहां पे क्या नाम है, जो वहां पे पुलिस अथॉरिटी थी, उसको ये पर्सन जाके कहने लगा, गोल्ड जिसके पास था, वो बोलता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग रूल ऑफ जियो पार्टी, यू आर नॉट फॉलोइंग रूल ऑफ जियो पार्टी, मतलब मेरे को एक ही क्राइम के लिए दो बार क्यों चेक किया जा रहा है, दो बार क्यों पनिशमेंट की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जियो पार्टी अप्लाई होगा या नहीं होगा, यहाँ पे जियो पार्टी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ये है कि यहाँ पे जियो पार्टी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वहां पे वो जस्ट चेक कर रहा है। ठीक है, फाइन नहीं मांग रहा है, जस्ट चेक कर रहा है ना, जस्ट पूछताछ कर रहा है।
ठीक है। तो ही इज जस्ट मेकिंग सम आर्ग्यूमेंट, है ना, मेकिंग सम आर्ग्यूमेंट एंड मेकिंग सम ट्रायल, मेकिंग सम इन्वेस्टिगेशन, है ना, क्लियर, making some investigation, so that it is not against the rule of जियो पार्टी, यहाँ तक चल सकता है। बस उसके बाद अगर वो क्योंकि वो ये देखना चाह रहा है कि भाई इसके पास और भी तो नहीं, एक्स्ट्रा कुछ अलग से भी तो नहीं है ना, वो तो एक काम होता है, एक पुलिस वाले का काम होता है चेक करना, है ना, या उसको रोक करके एक जगह बिठा करके पूछताछ करना, है ना। वो बस एक वो वो होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, भी दो प्रकार की होती है। इंक्वायरी भी ना दो प्रकार की होती है, एक तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, है ना, एक होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और एक होता है नॉर्मल इंक्वायरी, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जब किसी क्राइम को एफआईआर लिखने से पहले पहले जो होती है, एफआईआर लिखने से पहले पहले जो इंक्वायरी करते हैं उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जायज है कि भाई एफआईआर थोड़ी रजिस्टर्ड की आपके लिए, आपके अगेंस्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा है वो, है ना, वो जस्ट आपसे पूछताछ कर रहा है। अगर आप पूछताछ में ज्यादा निकलेगा, है ना, ज्यादा निकलेगा, तब तो भाई आपके ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज होगी, अदरवाइज आपकी नहीं होगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है ना। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो होती है कभी कभी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक बार जैसे एफआईआर दर्ज हो गई किसी के ऊपर, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होगा, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, है ना, ट्रायल वगैरह चलेगा, है ना, ये सब चलेगा, फिर रिपोर्ट वगैरह जाएगी, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, एफआईआर लिखने से पहले भी एक बार इंक्वायरी कर ली जाती है कि कहीं ये एफआईआर गलत तरीके से तो नहीं दर्ज हो रही है, या फिर ऐसे हम लोग जल्दबाजी में तो नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि एफआईआर पुलिस वाला क्या करता है, जैसे आप पहुंचे किसी के खिलाफ कंप्लेन लगाने, तो आपसे पुलिस वाले ने कहा कि हम पहले जांच करेंगे कि भाई आप सच में उस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, या फिर ऐसे ही मतलब आप बोल रहे हो, है ना। तो कुल मिलाकर के तो जो एफआईआर लिखने से पहले अगर कोई इंक्वायरी करेगा पुलिस वाला, तो उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं होती है, बट किसी किसी केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी होती है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर है, डॉक्टर के ऊपर किसी ने क्राइम का आरोप लगाया, कोई क्राइम का आरोप लगाया। अब डॉक्टर का काम ही ऐसा है कि वो कई सारे ऑपरेशन वगैरह करता रहता है ना, ऐसे अगर उसके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगेगा और एफआईआर हो जाएगी, तब तो वो बेचारा, उसका टाइम भी खराब होता रहेगा बहुत ज्यादा, और रेपुटेशन भी खराब होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी है ना, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होगी, बार बार एफआईआर होता रहेगा तो, है ना, मतलब कुल मिलाकर के बिना फेक भी तो हो सकती है एफआईआर। तो कुल मिलाकर के और उसको डॉक्टर है, उसके ऊपर प्रोफेशनल दबाव रहता है भाई, है ना। तो अब जब इसके खिलाफ पहुंचेगी तो जो पुलिस वाला होगा पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल करेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये उसका हक है कि भाई ताकि वो डॉक्टर को बिना वजह परेशान ना होना पड़े, है ना। तो ऐसे केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जायज है। बट अगर कहीं पे मर्डर हो गया है, कहीं पे कोई बड़ा कांड हो गया है, बड़ी बात हो गई है, उस जगह पे अगर पुलिस वाला ये कहने लगे कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे पहले 10 दिन तक, तो 10 दिन तक जब तक इंक्वायरी करेगा तब तक तो वो आदमी अपना सबूत मिटा देगा, है ना, सबूत मिटा देगा। तो कुल मिला करके तो वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ना करके डायरेक्ट पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करेगा, और फिर सीधा जांच करेगा, एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच करेगा, है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है कि बस ऐसे सुन रहे हो खाली, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो, मैं तो लगातार बोले जा रहा हूँ। ठीक ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि आपको भी आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये होता है एफआईआर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ पर भी जो मैं डबल जियो पार्टी की बात कर रहा था, डबल जियो पार्टी की जो मैं बात कर रहा था, तो वहां पे भी क्या होता है कि वो एक बार आपसे फाइन ले चुका है, एक बार आपको पनिशमेंट दे चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी घूमेंगे तो आपको कुछ चेक भी नहीं कर सकता।
आपको कोई बिठा के पूछताछ भी नहीं कर सकता। तो पूछताछ करने के लिए ठीक है, बट आपके ऊपर दोबारा से एफआईआर दर्ज नहीं होगी, दोबारा से केस दर्ज नहीं होगा सेम क्राइम के लिए। सेम, ये ध्यान रखना, सेम क्राइम के लिए। ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, आपके पास आपको एक पास मिल गया और आप जो मर्जी कर सकते हो अब उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो डबल जियोपार्डी आपको प्रोटेक्ट करता है, एक ही क्राइम के लिए बार बार सजा ना मिले आप। ठीक है, एक और आता है रूल ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, रूल ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, है ना। रूल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? रूल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, और किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? रूल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है और किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया? यू आर ऑल गोइंग टू बी बिकम द स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप लॉ के स्टूडेंट बनने वाले हो, तो आपको इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए, है ना। इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रूल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3, सही कह रहे हो आप। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3, इट मीन्स दैट कि नो पर्सन, ध्यान देना इस पे, नो पर्सन नो पर्सन accused of any offense shall be shall be compelled to be a witness against himself, to be a witness against himself। ठीक है, कहने का मतलब है आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी पर्सन जिसको किसी चीज के ऊपर आरोप उसके ऊपर लगाया गया है, वो वो उसको उसको कभी भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, मतलब फोर्सफुली उसके ऊपर गवाही देने के लिए नहीं दबाव बनाया जाएगा। समझ में आई बात? गवाही मतलब विटनेस। ऑफेंस भी खुद ने मतलब किया हुआ है, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है और बोल रहा है कि बोल तुमने ये किया है, बोल तुमने ये किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 23 ये आपको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल नंबर 23 आपको प्रोटेक्ट करता है। मान लो किसी ने किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया, और भाई उसको उसको सबूत कोई मिल नहीं रहा है कि चोरी किया हुआ है, तो अब जो है आर्टिकल नंबर 23 का यूज करके वो यूं बोल रहा है कि बोल तूने क्या किया, बोल तूने चोरी किया, बोल तूने चोरी किया, है ना। मार पीट रहा है उसको, तो ये चीज गलत। समझ में बात? तो ये चीज जैसे कभी कभार क्या होता है कि पुलिस वाले चाहे कोई भी क्या करते हैं कि किसी को पकड़ लिया, है ना, और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर रहा है, उसको कोई प्रूफ तो मिल नहीं रहा है, उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मारना पीटना स्टार्ट करा और बोला कि बोल, बोल तुझे ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे, बोल, मतलब प्रेशर बना रहा है उसके ऊपर, प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है ना। और उसको फोर्सफुली कहता है बोल, बोलने के लिए, तो वो बेचारा बोल सकता है। तो इसीलिए ये आर्टिकल संविधान ने हमें बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोला हुआ है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself, मतलब उसको गवाह के रूप में आप फोर्सफुली नहीं कंपेल कर सकते कि हाँ भाई तुम गवाही दो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया, है ना। चलिए, अब एक चीज है इसका, मैं ना आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से, है ना। ये कब, ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा, ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा कि भाई किसी को जबरदस्ती दबाव बनाया गया होगा और उसने बोल दिया होगा कि हाँ मैंने क्राइम किया है ना। ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो ऐसा इसको एक बार ना हुआ था ऐसा,
एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, उस केस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना। सतपति वर्सेस पीएल धानी, नंदनी सतपति, ठीक है। एक मिनट, कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है। हाँ ठीक। एक स्टूडेंट, स्टूडेंट कह रहा हूँ, एक केस है हमारे पास, एक केस है, उस केस का नाम है नंदनी सतपति वर्सेस पीएल धानी। नंदनी सतपति वर्सेस पीएल धानी, ये केस है, ठीक है। ये केस है। इस केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, ये जजमेंट दी है कि भाई अगर किसी को पकड़ पकड़ किसी क्राइम के ऑफेंस, जो किसी ने ऑफेंस किया हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और उसमें ऑफेंस किसी ने किया है, तो जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिसको प्रोसिक्यूट मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, कोर्ट ने ये कहा कि अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, अ पर्सन, ध्यान से लाइन देखना, अ पर्सन इज presumed to be innocent, presumed to be innocent, है ना, and it is for the prosecution, it is for the prosecution, है ना, to establish his guilt, to establish his guilt, समझ आई बात, establish his guilt, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि इस केस के अंदर, कौन सा केस बताया मैंने आपको, ये केस है देखो, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी। इस केस में ये कहा है कि जब तक कि किसी पर्सन का क्राइम सिद्ध ना हो जाए, जब तक उसका क्राइम प्रूफ ना हो जाए, तब तक वो क्या रहेगा, इनोसेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा वो, इनोसेंट रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, ठीक है। इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिश हिज गिल्ट, मतलब जिसने आरोप लगाया हुआ है, जिसने प्रोसिक्यूशन जो है वहां पे, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा उसकी गलती को, उसको जबरदस्ती वो उसके अगेंस्ट उसको बुलवाया नहीं जाएगा, है ना। A person accused of any offense need not make any statement, है ना। A person, याद ध्यान रखना, a person accused of any offense need not make any statement against his will, against his will, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि इसमें यही बात कही है कोर्ट ने कि भाई किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके उसके विल के अगेंस्ट, मतलब इच्छा के विरुद्ध, है ना, इच्छा के विरुद्ध आप नहीं कर सकते स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य। मतलब ये काम आपका है, आपने आरोप लगाया उसके ऊपर किसी क्राइम का, तो आपका ही काम है कि उसको प्रूफ करें। आप ये नहीं कि आरोप भी आपने लगा दिया और बोला कि भाई प्रूफ, अब आप ही प्रूफ करो, आप ही बोलो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। समझ में आई बात। तो ये केस याद रखना, अगर ये केस अगर आपको कोई पूछ लेगा तो आपको पता चल जाएगा, बता देना आप, ठीक है। नंदनी पीएल धाम, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल धाम, ठीक है, ये केस था। बात समझ में आ गई, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ या ना बता देना भाई, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने अभी तक आर्टिकल नंबर 22 बताया है, ठीक है। डबल जी वो 22 मैंने इसलिए बताया कि भाई प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट से बचने के लिए। और एक मैंने बताया आपको रूल ऑफ जियोपार्डी 20 क्लॉज 2। एंड तीसरा मैंने बताया अभी, जो उसको काफी देर से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था, 20 क्लॉज 3, जिसके अंदर मैंने बताया कि रूल ऑफ
सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब किसी को जबरदस्ती आप फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई आप बोलो कि मैंने ये क्राइम किया होगा, है ना, फोर्सफुली। यानी कि यू नीड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट योर विल, यानी आपको अपने इच्छा के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अगर आप किसी भी क्राइम के ऑफेंस में आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ना। समझ में आ रही बात? क्लियर? क्लियर हो गया? यस और नो? बताओ एक बार फटाफट से। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, जल्दी से बताओ। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हो। दीक्षा, डॉली एंड अंजलि, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन आस्क, और अदरवाइज समझ में आ रहा है तो यस और नो बताओ। समझ में आ रहा है तो यस, नहीं समझ में आया तो बताओ नो। ठीक है, चलिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ओके, 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 ओके। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 20 क्लॉज 3, 20 क्लॉज 2, है ना। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक चीज और बता दूं जरा, थोड़ा एक और है। तो रूल ऑफ एक्स फैक्टो लॉ, ये जरा कोई बताएगा मुझे। रूल ऑफ एक्स फैक्टो लॉस, है ना, ये क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है रूल ऑफ एक्स फैक्टो लॉस, और इसमें रूल ऑफ एक्स फैक्टो लॉज में क्या होता है, और ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1, ठीक है, वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 21, ठीक है, 20 क्लॉज 1, वो इसके बारे में बात करता है, और इसमें ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of the law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. Thus, the legislature is prohibited to make criminal laws having retrospective effects. बात समझा रही? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने कोई, इसको ध्यान से सुनना, रूल ऑफ एक्स फैक्टो लॉज का मतलब, एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, ठीक है, क्राइम किया, उस क्राइम करने की सजा मिली, कोई फाइन मान लो, सपोज करो कोई फाइन दिया उसने, है ना, कोई फाइन दिया और उसकी फाइन की जो अमाउंट थी वो मान लो 10,000 रुपीज थी। ठीक है, अमाउंट थी 10,000 रुपीज। अब कहने का मतलब ये है, अब पार्लियामेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, पार्लियामेंट ने पता क्या बोला, पार्लियामेंट ने बोला कि ऐसा है, हम एक लॉ बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं, और इस लॉ के अंदर इस जो ये क्राइम इस व्यक्ति ने किया है उसकी सजा कर देते हैं 20,000 फाइन, है ना, 20,000 फाइन कर देते हैं। किसने बोला? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने बोला कि अब इस क्राइम की सजा हम चेंज कर देते हैं, और इसकी सजा की जो सजा होगी वो 20,000 फाइन होगी, है ना, 20,000 फाइन, या फिर 4 साल की, पहले 2 साल की जेल थी और अब 4 साल की जेल हम कर देते हैं, है ना। अब ये जो पर्सन है, पर्सन ए, और यहाँ पार्लियामेंट ने रूल बनाया 20,000 फाइन और 4 साल की सजा, पहले 10,000 फाइन दिया और 2 साल की सजा थी जिस समय इसने क्राइम किया था। पार्लियामेंट ने बोला नहीं भाई, हम अब नया लॉ बना रहे हैं, उस लॉ के अंदर जो है हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए फाइन लेंगे और 4 साल की सजा देंगे, है ना। और इस पर्सन को अब, इस पर्सन का इस पर्सन का जो चल रहा है केस, है ना, जो केस चल रहा है उसके ऊपर पुलिस वालों ने या फिर किसी ने कहा कि भाई अब आपको नए कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, फाइन आपको 20,000 देना पड़ेगा, और फाइन आपको 20,000 देना पड़ेगा और 4 साल की सजा होगी। ठीक है, अब ये कहेगा, ये ए पर्सन जो है वो ये कहेगा कि सर, मैंने जो क्राइम किया था उस टाइम पर सजा थी 10,000 रुपए और 2 साल का जेल, है ना, यही था सजा। ठीक है,
बट बट अब आप ये कानून, मैंने क्राइम किया मान लो 2 नवंबर को, है ना, कानून बना आपका 20 नवंबर को, है ना, जो मेरी जजमेंट आ रही है वो 25 नवंबर को आ रही है। तो आपने कहा कि बेटा 20 नवंबर को तो कानून बन गया है, अब जजमेंट जो आ रही है वो 20 नवंबर के हिसाब से देंगे आप। तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी कानून जो है नया बनेगा वो पुराने में किसी व्यक्ति को वो अब से लागू होगा। 20 नवंबर के बाद जो क्राइम करेगा उसको तो वो मिलेगा वो सजा उसके हिसाब से। लेकिन 20 नवंबर से पहले पहले अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको पुराने वाले लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी। यानी कि आप किसी को भूतकाल में जाकर के सजा नहीं दे सकते। आपने आज कानून बनाया तो आज के बाद से अगर कोई क्राइम अगर करेगा तो आपका वो अलग सजा लगेगा। आपको पिछली क्राइम के लिए आपको आज का जो आपने लॉ बना दिया वो वाला उस पर लागू नहीं होगा। वो वाला उस पर लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर के इसके इस व्यक्ति की सजा जो होगी वो 20,000 नहीं हो सकती है, वो 10 ही हजार रहेगी और 2 साल की सजा रहेगी। वो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में, यस और नो बता दो एक बार फटाफट से। यस और नो बताओ फटाफट से। आ गई ना समझ में? बताया करो भाई जल्दी से। आ रही कि नहीं आ रही बता दो एक बार। ठीक ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। है ना? तो इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो हमारा संविधान जो है ना रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को बनाने से रोकता है ना, रेट्रोस्पेक्टिव बनाने से। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपने अभी कानून बनाया और 2-4 साल पहले किसी ने क्राइम किया है, पहले भी किसी ने क्राइम किया है, आपने कहा हमारा कानून उस पर भी लागू होगा जिसने 2 दिन पहले वो क्राइम किया है। कानून तुम्हारा आज लागू हो रहा है और तुम पहले पुराने वाले बंदों को जो ऑफेंस प्रोसिक्यूट किया हुआ है पुराने वाले लोगों को उनके ऊपर भी नया कानून के तहत आप उसको सजा दे रहे हो। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेगा। ठीक है? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? डॉली आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। चैट में बताओ एक बार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ एक बार फटाफट से चैट में। ठीक है। ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ गया कुल मिलाकर के। अब नया नया चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है? कुल मिलाकर के आर्टिकल नंबर 20 इज फिनिश्ड। ठीक है? आर्टिकल 20 इज फिनिश्ड। अब नाउ हम गोइंग टू स्टार्ट कुछ नया, थोड़ा सा नया कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 20 के बारे में थोड़ा, 21 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? आर्टिकल नंबर 21 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 4 5 10 आर्टिकल जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए ताकि कोई ज्यादातर केस वेस भी होते हैं वो इसी आर्टिकल से निकल करके आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसके अधिकार खत्म हो रहे होते हैं ज्यादा, है ना, उसके अधिकार खत्म हो रहे होते हैं ज्यादा। ज्यादातर जो आपके फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है उसके जो आर्टिकल है, उसके आर्टिकल है 12 से 35 के बीच तक। ठीक है? 12 से 35 के बीच में उसके आर्टिकल है। ठीक है? बात समझ में आई? तो इसीलिए आपका ये 21 20 ये सब मैं जो बता रहा हूँ आपको वो उसी के बीच में ही है, देख लो चाहे तो। ठीक है? समझ में आई बात? चलिए, चलिए देखिए 21 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है? आर्टिकल नंबर 21, इसका वीडियो भी देख लेना, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका वीडियो भी आप लोग चेक कर लेना अच्छे तरीके से, दोबारा दोबारा देख लेना 2 4 बार। ठीक है? ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। ठीक है? बाकी इसका पीडीएफ भी ले लेना। एंड बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक है? डोंट वरी। ठीक है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आर्टिकल नंबर 21 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? आर्टिकल नंबर 21 के बारे में। ठीक है? चलिए, तो आर्टिकल नंबर 21 का जो मेन हेडिंग है ना, मेन हेडिंग है, उसी को आप समझ लो सही से पहले तो। प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। बात समझ में आ गई? जीवन जीने का अधिकार जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है,
और पर्सनल लिबर्टी है, ये आर्टिकल नंबर 21 के बारे में आर्टिकल नंबर 21 इसके बारे में बात करता है। और ये आपको अधिकार है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 का ये मेन चीज है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लियर, क्लियर है ना बात? तो पर्सनल लिबर्टी यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ यानी किसी भी पर्सन की लाइफ को मतलब उसको उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, यानी आपके जो जीवन जीने का जो तरीका है, आप जी रहे हो, उसके ऊपर कोई भी खलल नहीं डालेगा, कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा, है ना, कोई भी आपकी रोक टोक नहीं करेगा। और पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो प्राइवेसी है, उसके अंदर भी कोई जबरदस्ती आपकी ताक झांक नहीं करेगा। यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। अब मान लो सपोज करो आप रोज कहीं जाते हो, कोचिंग जा रहे हो, चाहे मान लो कहीं भी जा रहे हो, और कोई थर्ड पर्सन है, पुलिस वाला है मान लो, वो बार बार ये चेक कर रहा है कि भैया हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रोज कहाँ जा रहे हो, ये पूछ रहा है आपसे, तो आप कह सकते हो कि भाई हमारा मेरा क्या यहाँ इफेक्ट हो रहा है, आर्टिकल नंबर 21 का ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेरा इफेक्ट हो रहा है ना, मेरा इफेक्ट हो रहा है। अब एक इस लाइन इस आर्टिकल में एक चीज और भी बताई गई है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि आपको आपकी लाइफ में अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी आती भी है ना, जो कि आ रही है कि जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सपोज करो कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको कहीं भी जाने आने का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, बट अगर सपोज करो आप ट्रैफिक में हैं और आपको रेड लाइट पे रुके हुए हैं आप, तो आप वहां पर लॉ के अकॉर्डिंग रुके हुए हैं ना आप, लॉ ये कहता है कि रेड लाइट पे रुकना है, लॉ ये कहता है रेड लाइट पे रुकना है, तो ये इसमें लास्ट लाइन यही तो बोली हुई है कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, आपको सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही रुकना है। लॉ के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में कोई थोड़ी वो थोड़ा बहुत वो हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर कहीं आप सपोज करो कि किसी जगह जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, और ट्रेन में जा रहे हो, वहां पे अगर आपसे टीटी ने कहा कि भैया आई कार्ड दिखाइए या फिर टिकट दिखाइए, तो आप कहोगे नहीं मेरी मर्जी, मैं नहीं दिखा सकती, है ना, मैं नहीं दिखा सकता, है ना, क्यों, मेरे को आर्टिकल नंबर 21 में बोला हुआ है, मेरी पर्सनल लिबर्टी है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं दिखा सकता। तो नहीं भाई, आपसे अगर कोई आपसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको आई कार्ड मांग रहा है जो अथराइज्ड नहीं है ना, पुलिस वाला नहीं है या फिर टीटी नहीं है ना, तो ऐसे पर्सन को आप मना कर सकते हो। बट अगर लॉ के अकॉर्डिंग एक टीटी अपॉइंटेड है ट्रेन के अंदर, तो टीटी मांग सकता है, तो आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो मैं बात बता रहा था, क्या बता रहा था कि भाई नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन shall be deprived, है ना, नो पर्सन shall be deprived of his life, of his life, है ना, of his life और पर्सनल लिबर्टी, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by लॉ, established by लॉ। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब समझ में आ गया कि ये आर्टिकल नंबर 21 के बारे में बात किया हुआ है।
कि भाई ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात कुल मिलाकर के? आप ध्यान दो, इधर एक चीज और है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। पर्सनल फ्रीडम इज सिक्योर्ड बाय द, है ना, आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है ना, पर्सनल फ्रीडम जो है उसकी सिक्योरिटी भी होती है, पता है आपको? आपको अपनी सिक्योरिटी, पर्सनल फ्रीडम यानी आपकी व्यक्तिगत आजादी, उसकी भी एक सिक्योरिटी संविधान ने दे रखी है। सिक्योरिटी संविधान में क्या दे रखी है? मान लो आपका कोई राइट, आपका जो कोई राइट है ना, वो इन्फ्रिंज हो रहा है, मतलब आपका जो राइट है वो उसको कोई छीन रहा है ना, आपकी आजादी छीन रहा है कोई, है ना, पर्सनल फ्रीडम आपकी छीन रहा है कोई, कुछ भी कर रहा है ना, तो आप जो है रिट का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? रिट का यूज। किसका यूज कर सकते हो? रिट का यूज। और रिट जो है हाई कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आर्टिकल नंबर 226 में दिया गया है कि आप रिट में जा सकते हो। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है ये। आर्टिकल नंबर 226 में दिया हुआ है कि भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, आपका कोई भी राइट, राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो, है ना, राइट अगर छीन रहा है आपका तो ऐसे केस में आप हाई कोर्ट जा सकते हो, टू टू क्यू में। और आप सीधे, अगर राइट आपका छीन रहा है तो सीधे वहां भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 32, आर्टिकल नंबर 32, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, यानी कि आप एक कह सकते हो जुडिशियल, या ध्यान रखना, जुडिशियल रिट ऑफ, रिट ऑफ हबीज कॉर्पस, है ना, हबीज कॉर्पस, ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि ये आप रिट लगा सकते हो, यानी जो व्यक्ति आपकी पर्सनल फ्रीडम में बाधा डाल रहा है उसके खिलाफ आप ये रिट लगा सकते हो, जुडिशियल रिट ऑफ हबीज कॉर्पस, है ना। हबीज कॉर्पस का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने आपको, आपकी पर्सनल लिबर्टी में बाधा डाली है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आपको उसके, आप उसको बुलाएगा, है ना, हबीज कॉर्पस, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसी आर्टिकल के अंदर 21A भी डाला गया है, ये किसी को पता है क्या? 21A, 21A आर्टिकल कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि व्हेन 21A आर्टिकल इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, या अमेंडेड 121, व्हेन द 21A आर्टिकल इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडेड, अमेंडमेंट सॉरी, विच अमेंडमेंट, यानी किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा 21A आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको क्विज में भी मिल सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 21A आर्टिकल जो है वो किस संशोधन के द्वारा संविधान में डाला गया है ना, और ये क्या है 21A आर्टिकल? किसी को पता है क्या आप में से, ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को पता है? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। 21A आर्टिकल जो है वो संविधान के 86 अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि स्टेट सेल प्रोवाइड, स्टेट सेल प्रोवाइड, स्टेट सेल प्रोवाइड
ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्टेट शैल प्रोवाइड, ठीक है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, है ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 21A आर्टिकल डाला गया, है ना। अब संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल संशोधन है 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और 21A आर्टिकल पे क्या बोलता है? 21A आर्टिकल में कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कुछ हमारे को 21 के अंदर आर्टिकल में अधिकार मिले हुए हैं, आर्टिकल 21 के अंदर कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल में कुछ अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि इन्फर्ड राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 21। 21 के द्वारा हमें कौन से अधिकार मिले हुए हैं? पहला अधिकार मैं आपको बताता हूँ, राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे आपको आपकी हेल्थ का भी राइट होना चाहिए, वहां आपकी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, या आपको भी आपके हेल्थ सही रखने का अधिकार है ना। तो कुल मिलाकर के आपको, आपके लिए भी तो हॉस्पिटल वगैरह बनाए ही जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें मिली हुई है इसके अंदर से। राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट टू प्राइवेसी, है ना। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? कि भाई अपनी जानकारी को गोपनीय रखना आपकी मर्जी है। आप मान लो घर में कोई मूवी देख रहे हो, है ना, और कोई बोल रहा है कि भैया मूवी नहीं देखनी ये वाली, तो भाई ये तो आपकी राइट है ना, आपकी प्राइवेसी, आप जो मर्जी देख, है ना। कोई बोल रहा है कि भाई, कोई मान लो ये कहता है कि आप जो है इस कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, है ना, इस कलर कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, ये वाला फोन नहीं चला सकते, है ना। तो ये आपके आपकी पर्सनल चीजों में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको कह सकता है आर्टिकल में, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये आर्टिकल में 21 की बातें हो रही है, ठीक है, ये सब उसी के अंदर आता है। डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट के साथ आपको जीने का अधिकार है, बिल्कुल डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। ठीक है, अगला है राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट डिनायल वेजेस, डिनायल वेजेस। बात समझ आ रही है? मान लो अगर आपको कोई काम करवा के आपको पैसा ना दे, तो ऐसे केस में भी आप आर्टिकल नंबर 21 का यूज कर सकते हो। समझ में बात, फंडामेंटल राइट है आपका। तो राइट अगेंस्ट डिनायल वेजेस मतलब आपकी तनख्वाह, कोई पैसा वैसा ना दे रहा हो तो काम करवा के, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी आप इस आपका यूज कर सकते हो आप इस आर्टिकल का, ठीक है। अगला है राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट, राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट मतलब क्रूअल पनिशमेंट मिल रही है कभी कहीं पे, मान लो, है ना, मान लो कोई सोसाइटी है वहां पे किसी बच्चे को बुरी तरह से उसको पनिश किया जा रहा है
अरे स्कूल है कोई, ज्यादातर मान लो स्कूल का एग्जांपल देता है ऐसे केस में, है ना, कि डंडे डंडे मारे जा रहा है टीचर जो है, तो ऐसे केस में इस आर्टिकल का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। छठे नंबर पे आप कह सकते हो राइट टू शेल्टर, राइट टू, राइट टू शेल्टर, कहीं बसने का अधिकार, समझ रहे बात, कहीं भी बसने का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 21 में देता है। क्लियर, बात समझ आ रही। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो किसी को नहीं पता होती है ना, राइट टू, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, है ना। कहने का मतलब ये है, कौन से आर्टिकल के थ्रू मिला हमें ये, आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू, राइट टू फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। यानी कि सरकार से जैसे आप मुफ्त में दवाइयां मांगते हो, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल मांगते हो, उसी प्रकार से सरकार से आप मुफ्त में कानूनी सहायता भी मांगने का अधिकार है ना। राइट टू फ्री लीगल एड, तो इसके लिए लीगल एड बहुत सारी चीजें चल भी रही है ना, बहुत सारे एक्ट है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी करके है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी करके है ना, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, बहुत सारी चीजें ये आपके लिए बनाई गई है, कई सारे एक्ट पास किए गए हैं, है ना। लेकिन ये आया कहाँ से है, कहाँ से, ये आया है आर्टिकल नंबर 21 के से आया है ना, आर्टिकल नंबर 21 से आया है, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए, राइट टू फ्री लीगल एड, है ना। इसके लिए बहुत सारे एक्ट पास किए गए हैं, यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों को, सभी जितने भी लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, जो भी है ना, वो बातें इसके ऊपर विश्वास थोड़ा लोग कम कर पाते हैं, बिकॉज जो टॉप क्वालिफाइड लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो तो भाई जल्दी से आर्गुमेंट अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको पैसा लेना होता है ज्यादा। अब यहाँ लीगल एड में जो ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीगल एड में लोग जो एडवोकेट होते हैं वो बेकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको फ्री में, अब जैसे वही वाली बात होगी ना, हॉस्पिटल प्राइवेट में जा रहे हो, हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस निकाल लेते हो आप लोग। लेकिन कई लोग जो ऐसे होते हैं जो बच गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के अच्छा खासा बच भी जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लुट भी जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके। तो यहाँ भी ऐसा होता है, प्राइवेट एडवोकेट के पास जाके लूट भी जाते हैं लोग, और लीगल लीगल एड वाला बचा भी लेता है कभी कभी, है ना। तो कुल मिलाकर के मतलब लीगल एड सर्विस आती है, यानी मुफ्त कानूनी सहायता वाला जो टॉपिक है वो आपको यहीं से निकला है, आर्टिकल नंबर 21 से। ठीक है, तो समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये बताओ, समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 21 भी हो गया आपका, है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यस और नो बताओ एक बार फटाफट से, बताओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। ये लीगल में ही आ गया आपका, ये लीगल अवेयरनेस वाले टॉपिक में ही, है ना।